स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी नई परख के मंच पर। अभी आप जब बाहर गए हुए थे तो आपसे इस बीच में चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ जंतर मंतर पर बहुत कुछ घट गया। जब आप गए हुए थे उसी वक्त सोनम वांगचुक अनशन कर रहे थे कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यक्रम में। उसके बाद आज सवेरे दिल्ली पुलिस ने आकर वो डॉक्टरों के मेडिकल टीम के भेस में आए और उन्होंने आकर सोनम वांगचुक को वहां से उठा लिया। और जिन जिन लोगों ने उनका विरोध किया उनके साथ दिल्ली पुलिस ने थोड़ी बदसलूकी भी की और वो सोनम वांगचुक को ले गए, उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया। सुना जाता है कि बाद में आइसा सीपीआई एमएल का जो संगठन है उसके जो 3 छात्र नेता वहां पर अनशन कर रहे थे, उसमें से एक नेहा लड़की उनकी जो कार्यकर्ता है उसकी भी तबीयत काफी खराब थी। शायद दिल्ली पुलिस उसको भी जबरन वहां से उठा ले गई है, उसको भी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। और अब देखने में ही लग रहा है कि अब पुलिस जंतर मंतर खाली कराने के मूड में आ गई है। और मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि जब कोई बड़ा हमला हो जंतर मंतर पे बैठे धरना देने वालों को और उनको वहां से भगा दिया जाए। अत्याचार होगा तो उनको जाना पड़ेगा वहां से। ये भी सुनने में आया कि हमारे मित्र योगेंद्र यादव जो कि आजकल महत्वपूर्ण सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन चुके हैं, वो भी वहां पे गए, वो भी वहां पे धरने में उन लोगों के साथ बैठे। अच्छा, अब उसमें प्रश्न वैसे तो सब बातें ठीक लगती हैं, कोई दिक्कत नहीं लगती हर बात में, लेकिन अभी इंडियन एक्सप्रेस हिंदी की तरफ से सौरभ द्विवेदी ने सोनम अनशनरत सोनम वांगचुक का एक इंटरव्यू किया। वो इंटरव्यू मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही सुना, इससे पहले मैंने नहीं सुना था आपसे बात करने से पहले। उस इंटरव्यू में बाकी सोनम जी सारी बातें ठीक ठाक कह रहे हैं और उन सारी बातों से मेरी सहमति भी है, आपकी भी उस सारी बातों से सहमति होगी। और हम दोनों ही इस बात के लिए चिंतित थे और हैं कि भाई उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी हो जाए। हम नहीं चाहते जो प्रोफेसर अग्रवाल के साथ हुई थी गंगा बचाओ अभियान वाले, वो अनशन करते करते उन्होंने प्राण त्याग दिए थे और सरकार ने बड़ी निष्ठुरता का परिचय दिया था। इन सब बातों के बावजूद उस इंटरव्यू के अंत में सौरभ द्विवेदी पूछते हैं सोनम वांगचुक से, क्या आप कहते थे कि आप पूरी जांच पड़ताल करके इस पार्टी से जुड़ेंगे, क्या आपने जांच पड़ताल कर ली? कुछ इस तरह की बात वो पूछते हैं। तो इसके जवाब में सोनम वांगचुक कहते हैं कि यहाँ आने से बहुत पहले मेरी मुलाकात इनसे लद्दाख के एलजी ने कराई थी। नाम नहीं लिया उन्होंने लद्दाख के एलजी का, लद्दाख के एलजी ने कराई थी। उन्हीं की बदौलत मैं इनसे मिला। ये अभिजीत दीपके से। अभिजीत दीपके से। अच्छा, अब लद्दाख के एलजी विनय कुमार सक्सेना है इस वक्त। और विनय कुमार सक्सेना हम जानते हैं कि दिल्ली के एलजी रह चुके हैं और दिल्ली में रह के उन्होंने क्या किया, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो राजनीतिक ऑपरेशन हुआ, इसका परिणाम आम आदमी पार्टी की पराजय में निकला और जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के नेताओं को लंबी लंबी जेलें काटनी पड़ी, उस आरोप में जिस आरोप में चार्ज भी फ्रेम नहीं हो पाए, वो सारा का सारा श्री विनय कुमार सक्सेना की देखरेख में पहलकदमी और उनके द्वारा चलाए गए एजेंडे के आधार पर हुआ। वो विनय कुमार सक्सेना लद्दाख में बैठकर सोनम वांगचुक की मुलाकात, जो कि अभी लद्दाख के मसले पर हुए आंदोलन के कारण जेल से छूटे, और उनकी मुलाकात कॉकरोच जनता पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं, संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, उनसे करा रहे हैं। और उनसे मुलाकात करने के बाद वो आश्वासित होते हैं कि ये सब बिल्कुल ठीक है और इस मुद्दे पे हमें इनके साथ जुड़ना चाहिए। तब सोनम वांगचुक यहाँ आकर जुड़ते हैं और अनशन पे बैठते हैं। तो ये चीज जो है वो थोड़ी समझ में आने वाली नहीं है। आपकी समझ में आ रही हो तो आप जरा मेरी समझ इसमें बढ़ाइए। पर ऐसा होता ये है। वीडियो मैंने आपको भी भेज दिया है, आप भी चाहें तो इस वीडियो को। अभय जी, मैं देखिए, जब ऐसी मूवमेंट शुरू हो जाती है तो अनेक प्रकार के लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। हाँ। और संदर्भ अलग अलग होते हैं। अभिजीत दीपके अगर वीके सक्सेना से के जरिए सोनम वांगचुक से मिले या उनका तारुफ हुआ उनके जरिए, तो मैं समझता हूं एक साइड स्टोरी है जिसको आज के दिन हम ज्यादा महत्व ना दें। ये बात सच है कि प्रश्न उठाती है ये मुलाकात, और वो भी इसलिए प्रश्न उठाती है कि वीके सक्सेना के जरिए ये मुलाकात हुई। और ये अटकलें कई बार पहले लग चुकी हैं कि क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपके जो हैं, इनको क्या प्रॉप अप किया गया है कुछ शक्तियों के द्वारा, ताकि जो विपक्ष का जो कश्मकश है
इस मुद्दे पर वो अकेली ना रहे, एक्सक्लूसिव ना रहे और मुकाबले में कमजोर नजर आए। देखते हैं अंततोगत्ता क्या होता है। जब आप मुझे कह रहे थे कि यहाँ ये सब हो रहा था, तो मैं इसी संदर्भ में देहरादून गया हुआ था। हाँ। वहां पर छात्रों की गूंज का एक और कार्यक्रम देहरादून में कल था, जिसमें कि 20-25 हजार लोग पार्टिसिपेट किए देहरादून में। और वहां सरकार ने, वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े ग्राउंड में वो मीटिंग करने की इजाजत नहीं दी, तो एक स्कूल के प्रांगण में हुई। लेकिन फिर भी भारी तादाद में एंथुसियास्टिक स्टूडेंट्स वहां पर शामिल हुए और उन्होंने राहुल गांधी को सुना। और उससे पहले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वांगचुक साहब से मिले जाके जी। उसमें केशव वेणुगोपाल का स्टेटमेंट था और पवन खेरा जाके उनको मिले जी। तो मैं समझता हूं कि जो विभिन्न शक्तियां, जो विभिन्न फोर्सेस है, जो एक ही उद्देश्य से निकली हैं बाहर, वो थोड़ी जोड़ी जा सकती हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन बेटर हो सकता है। लेकिन ये जो आवाज उठनी शुरू हुई आबे जी, इसको अब दबाना मुश्किल होगा। फौरी तौर पर आप दबा सकते हैं, लेकिन आप इसको परमानेंटली खारिज नहीं कर सकते, इसको दबा नहीं सकते। डिमांड क्या थी कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए। सरकार का रिस्पांस क्या आया कि उन्होंने वांगचुक को हाई कोर्ट के एक ऑर्डर की आड़ लेकर वहां से हटा दिया। धर्मेंद्र प्रधान को ही हटाया उसकी गद्दी से, सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटा दिया। और वो भी हाई कोर्ट की एक एडवाइस से कि भाई इनकी हेल्थ पैरामीटर्स पे नजर रखिएगा आप। दिल्ली गवर्नमेंट और केंद्र जो है इनके हेल्थ पैरामीटर्स पे नजर रखे, ये कर्तव्य बनता है सरकार का। और मैं समझता हूं कि इरोम शर्मिला जैसे 19 साल तक वो फास्ट में रही, और जब कभी भी उसकी तबीयत नाजुक होती थी तो उसको फोर्स फीड किया जाता था। आज के दिन वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं, मैंने सुना है। ईश्वर को खुशी दे, प्रदान करे। लेकिन देखिए, उस इलाके से जो लोग आते हैं ना, उनकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है। और ये जो मुद्दा है, ये कोई ऑर्डिनरी मुद्दा नहीं है। ये अनेकों असंख्य छात्रों के भविष्य का मुद्दा है जी। और उसकी अवहेलना एक ऐसी सरकार करती हुई नजर आती है, जो हम और आप अपनी चर्चा में पहले कई बार कह चुके हैं कि ये सरकार विद्वता से डरती है, ये पढ़े लिखे लोगों से डरती है। हमारा आरोप है ये। हमें लगता है कि ये सरकार पढ़े लिखे लोगों से डरती है, और इतनी डरती है कि उनको सुनने से भी गुरेज करती है। देखिए, सरकार को भले ही वो कुछ लोगों को अच्छा समझे या बुरा, उसका कर्तव्य है कि हर किसी की बात सुने और उसका संज्ञान लेकर अपनी पॉलिसी बनाए। आप अगर ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के बारे में हम कुछ नहीं सुनेंगे, और हम जो कह रहे हैं वो ही पूरी संपूर्ण कहानी है, और उसको सुनकर छात्र जो हैं वो अपनी डिमांड्स और अपनी प्रोटेस्ट वापस ले, तो ऐसा तो होगा नहीं, किसी लोकतंत्र में नहीं होता। तो मेरा ये मानना है कि आज जो स्थिति है आज के दिन, और जो परसों से पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, जिसमें सरकार का मुख्य एजेंडा इन छात्रों को सुनने का नहीं है। उसका मुख्य एजेंडा है कि आंकड़े बटोरना लोकसभा में और राज्यसभा में 2/3, ताकि वो अपना एजेंडा जो है आगे बढ़ा सके। और वो एजेंडा जो है, बहुत से लोग मानते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। छोटे छोटे टुकड़े करके पॉलिटिकल पार्टीज की जो विरोधी दल है, उनकी ताकत कमजोर की जा रही है, और उनके दम पर एक ऐसा आंकड़ा हासिल करना चाहते हैं जिसके चलते ही अपना यूनिलैटरलिज्म, एक तरफा पॉलिसी चलाते रहें। उसको हम छोड़ते हैं। देखिए, बात यह है कि सोनम वांगचुक को उठा के ले गए हैं और उसको फोर्स फीड कर दिया गया है, और हम तो आशा करते हैं कि वो सेहतमंद होकर लौटें। लेकिन जो अभिजीत दीपके हैं, जिनके जो एलजी के जरिए जिनसे ये मिले सोनम वांगचुक, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि मैं
अब फास्ट रखूंगा। और अब मोदी के इस्तीफे की मांग है, और वो मोदी जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देखिए, एस्केलेट कर रहे हैं वो अपनी डिमांड। कई बार अगर कोई अंदर कोई साठ गांठ है उनकी सरकार से, तो कई बार ये एस्केलेशन जो है एक र्यूज होता है, कवर अप होता है कि भाई अपने आप को ये दिखाना कि हम तो इनके विरोध में हैं, इनके पक्ष में नहीं है और हमारे तार इनके साथ जुड़े हुए नहीं है। लेकिन इनके तार कहीं भी जुड़े हों, जो ये आवाज उठा रहे हैं वो आवाज जेन्युइन है, वो डिमांड जेन्युइन है। और धर्मेंद्र प्रधान साहब को देखिए, हम कोई नहीं होते अपनी मोरालिटी किसी और पे थोपने वाले, लेकिन अगर मैं होता धर्मेंद्र प्रधान की जगह, खुशकिस्मती मेरी है कि मैं नहीं हूं उनकी जगह, लेकिन अगर मैं उनकी जगह होता तो अभय जी मैं त्याग पत्र दे देता ऑन मॉरल ग्राउंड्स। मैं कहता कि मुझे मंत्री रहने का शौक नहीं है जब हमारे देश के बच्चे सड़कों पे बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि मैं जाऊं। बहुतों ने आत्महत्या कर ली है, बहुतों ने आत्महत्या कर लिया, मैं जाऊं। तो अगर वो ऐसा करते धर्मेंद्र प्रधान, तो उनका कद जनता की नजर में ऊंचा होता। कितना ऊंचा होता उस पर स्पेकुलेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी जो तस्वीर जनता के मानस में है वो बदलती मेरे ख्याल से। अगर देखिए, हमारे देश में जो भी सत्ता को त्यागता हुआ नजर आता है, जनता की आंखों में वो बड़ा व्यक्तित्व हो जाता है। हमने देखा है अपने देश में ऐसा होता हुआ। तो मेरा ये मानना है, पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो डज नॉट बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ रेजिग्नेशन। इस्तीफे में विश्वास नहीं रखती ये सरकार, और चूंकि इस्तीफे में विश्वास नहीं रखती तो मैं समझता हूं कि जनता के प्रति संवेदनशील भी नहीं है। क्योंकि इतनी बड़ी प्रोटेस्ट हो जाए और सरकार पशेमान हो जाए, उन्हीं की सरकार जिसमें वो बैठे हैं, और इलेक्शन का और पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने वाला हो और मुद्दों से भी सरकार घिरी हुई हो, उस स्थिति में एजुकेशन मिनिस्टर, मैं समझता हूं जिसका मुकाम कई मंत्रियों से बड़ा है, हमारे देश में होना चाहिए, क्योंकि वो उनका वास्ता शिक्षा के क्षेत्र से है, उनका वास्ता भारत की भावी पीढ़ी से है। अगर वो व्यक्ति, वो पर्सनालिटी कुर्सी को ज्यादा महत्व देती है, राजनीतिक संवेदनशीलता को नहीं देती, इंटरैक्टिव डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखती, तो मैं समझता हूं ये देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। कई बार बच्चे मचल जाते हैं, नहीं सुनते हैं बात बड़ों की, तो उस वक्त बड़ों को कोई ऐसी भूमिका निभानी पड़ती है कि मामला डीएस्केलेट हो। और डीएस्केलेट आज के दिन करने का सबसे बड़ा तरीका एक ही है कि स्वयं से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, पार्लियामेंट के दिन पहले दिन सुओ मोटू स्टेटमेंट दे दे पार्लियामेंट में 20 तारीख को कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जनता में जो के छात्रों का भविष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, छात्रों की मानसिक शांति ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनकी सत्ता में आस्था ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वो त्यागपत्र दे रहे हैं। विनोद जी, ये मॉरल पोजीशनिंग अगर वो लेते हैं, ठीक है, तो डीएस्केलेट हो जाएगा, वरना बढ़ता चला जाएगा। अबे जी, वहां पर जो स्लोगन रेज किया जा रहा है वो इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन है, वो भगत सिंह का दिया हुआ स्लोगन है। ये वही भगत सिंह ने है जिसने कहा था कि जब सरकार बहरी हो जाती है, जब सत्ता बहरी हो जाती है, तो आवाज ज्यादा बुलंद करनी है, आवाज ज्यादा बुलंद करनी होती है। तो अगर ये सही में भगत सिंह में बिलीव करते हैं और उसका जो इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन रेज करते हैं, तो अपेक्षा हमको करनी चाहिए कि इनकी आवाज ज्यादा बुलंद करने की चेष्टा करेंगे। उसके रिस्पांस में सरकार क्या करती है वो देखने वाली बात है, और उस वक्त हमको सरकार किस पैमाने पे, लोकतांत्रिक पैमाने पे कैसी खरी उतरती है या नहीं उतरती है, उसका भी हमें पता चल जाएगा। विनोद जी, मैं आपके इस विश्लेषण से और परिप्रेक्ष्य से सहमत हूं। अब मैं आपके पास सामने एक थोड़ा सा और पेचीदा सवाल रखता हूं।
वो पेचीदा सवाल ये है कि पॉलिटिकल प्रोसेस का आकलन हम किस तरीके से करें। एक राजनीतिक प्रक्रिया चल रही है। सरकार छात्रों की परीक्षा कराने में नाकाम रही, बार-बार नाकाम रही। उसके खिलाफ देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल एक बड़ा आंदोलन चला रहा है। विपक्ष का नेता जो एक संवैधानिक पद है, इसके पास 100 के करीब लोकसभा की सीटें हैं, वो जगह-जगह छात्रों की गूंज नामक कार्यक्रम कर रहा है, जिस कार्यक्रम से देहरादून में होके आप आ रहे हैं। और आप बता रहे हैं कि वहां 20 से 25,000 छात्र उस कार्यक्रम में शामिल हुए। बरसात में शामिल हुए। एक तरफ तो राजनीतिक प्रक्रिया का ये सिरा है। राजनीतिक प्रक्रिया के मैं किसी भी संदेह नहीं कर रहा हूं, कौन किससे मिला हुआ, क्या साजिश है, वो तो बातचीत हम लोग कर चुके। दूसरी तरफ राजनीतिक प्रक्रिया यह है कि एक व्यक्ति जो लद्दाख के मामले को लेकर एक्टिविस्ट है, जब वो लद्दाख के मामले पर धरना करने दिल्ली आया था तो सरकार ने धरना नहीं देने दिया उसको, और उस मसले पर जेल भी भेज दिया था उसको, यूपीएपी में भेज दिया था जेल उसमें। लेकिन इस मसले पे आता है दिल्ली, उसको धरना देने दिया जाता है, काफी दिन तक धरना देने दिया जाता है उसको। पहलवान बेटियों को भी यहां पे धरना नहीं देने दिया गया था, और इसमें 500 से लेकर 1000, 1500, 2000 या उदारता पूर्वक देखें तो 3-4 हजार लोग जब शाम को वो बोलते थे उस वक्त आ जाते थे। और एक राजनीतिक प्रक्रिया का दूसरा सिरा वो है जिसमें बड़े पैमाने पर छात्रों की सक्रिय भागीदारी हो रही है। वहां भी हुई थी, कोटा में भी हुई थी, यहां भी हो रही है, और भी जगह जब वो जहां कर रहे हैं आगे करेंगे, मेरा मानना है उसमें भी भागीदारी होगी। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है, उसके अनशन के ऊपर पूरा सोशल मीडिया सारा फोकस वहीं पर है, और किसी जगह कोई फोकस नहीं है। पूरा मीडिया की जितनी भी शक्तियां हैं, जो कुछ भी है, बहस, नैरेटिव सब उसी के इर्द गिर्द है, पूरा का पूरा। कौन किसके इर्द गिर्द है? जो लद्दाख के मसले का एक्टिविस्ट है, जिसको हम समर्थन करते हैं, इसका अभी तक समर्थन किया, अभी भी करते हैं समर्थन इसका। वो इस मसले पर आता है और यहां पर आकर सारा जो मीडिया का ग्लेयर है वो उसकी तरफ केंद्रित हो जाता है। तो ये अब इस पॉलिटिकल प्रोसेस में ये जो हो रहा है, इसका हम कैसे आकलन करें? मेरा आपसे, आप इतने तजुर्बेकार पत्रकार हैं, आपने सब तरह के नैरेटिव देखे हैं, फॉल्स नैरेटिव भी देखे हैं, ट्रू नैरेटिव भी देखे हैं। अब इसका कैसे करें? आप आकलन करके बताइए। देखिए ऐसा है राजनीतिक समीक्षक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है ना, हमने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में हमने जो गलतियां की, उन गलतियों को हम क्या दोहरा सकते हैं? अबे जी ऐसा है कि जो हमारा मीडिया है, जो कि सोल्ड आउट मीडिया है, वो लेजिटिमेट ऑपोजिशन को डीलेजिटिमाइज करना चाहता है, और उसकी जगह एक नया विपक्ष खड़ा करना चाहता है। लेकिन वो ये सब कर रहा है ये जानकर, ये मानकर कि इस देश के लोग मूर्ख हैं, कि दे कैनॉट शिफ्ट द ग्रेन फ्रॉम द शेफ, कि यहां के लोग इतने बेवकूफ हैं कि उनको उनकी चालाकी दिखेगी नहीं या समझ में नहीं आएगी। दूध और पानी में फर्क समझ में नहीं आएगा। हाँ, और बहुत बदकिस्मती की बात यह है कि जब ये लोग टीवी पे बोलते हैं और एक लड़की ने वहां पर इनकलाब जिंदाबाद बोला, आप यहाँ पर इनकलाब जिंदाबाद के स्लोगन रेज कर रहे हैं, तो अभिजीत शायद दीपके नहीं उसको समझाया कि तुम्हारी अकल शायद ठीक नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई शायद पर्याप्त नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद तो भगत सिंह का नारा था। मेरी बात सुनिए आप, कि कौन किस प्रेरणा से एजिटेट कर रहा है, किसके तार किसके साथ मिले हुए हैं, ये हम इसका विवेचना, इसका आकलन होगा अभय जी। लेकिन आज के दिन हमारा आपका एनालिसिस और प्रोग्नोसिस इस बात पर होगा कि ये जो फोर्सेस जुदा जुदा प्रोटेस्ट कर रही हैं, ये अपनी स्ट्रेंथ को एग्रीगेट करें और इकट्ठी होकर प्रोटेस्ट करें, या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए प्रोटेस्ट करें। अब जैसे राहुल गांधी की कल की प्रोटेस्ट थी, लेकिन उससे पहले, एक दिन पहले पवन खेरा बैठा हुआ नजर आया सोनम वांगचुक जी के पास। केसी वेणुगोपाल जो उनके जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक स्टेटमेंट आया, तो उन्होंने, और उनके अलावा बहुत सी विपक्षी दलों का आया, समाजवादी पार्टी, डिम्पल यादव जो
अखिलेश यादव की धर्मपत्नी है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी वहां गई। वहां पर लेफ्ट के लोग पहले से ही बहुत से हैं। अरविंद केजरीवाल गया वहां पर। मैं ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केज ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं सोनम वांगचुक जी ने, हमको अभिजीत दीप के बताए कि उसके वीके सक्सेना के साथ क्या संबंध है, और संदर्भ समझाए कि किस संदर्भ में उन्होंने उनके जरिए सोनम वांगचुक जी को अप्रोच किया। सोनम वांगचुक जी ने भारत जोड़ो यात्रा में भी शिरकत नहीं की थी राहुल गांधी की, और जब राहुल गांधी वहां बाइक राइड पे गया था तो वो चाहते थे शायद, जो मेरी सूचना है, कांग्रेस के लोग, कि वहां पर उनके स्कूल के सामने वो रुक जाए, उनसे मुलाकात हो जाए, लेकिन वो भी किसका रवैया सही नहीं था मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स वांगचुक साहब का नहीं था। उनके अपने कारण हो सकते हैं, और वो फ्री सिटीजन है एक फ्री कंट्री के, बिल्कुल, और बिल्कुल। उनका ये निर्णय लेने का अधिकार है कि वो किससे मिलेंगे या किससे नहीं मिलेंगे, किस एजुकेशन किस मूवमेंट के साथ जुड़ेंगे, किस के साथ नहीं जुड़ेंगे, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन इससे प्रश्न बनते हैं, उस प्रश्नों का जवाब सही समय पर उनको देना चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन उसके साथ जब मैं ये कह रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि एक जो सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक था 20 दिन का, उसने ये जो छात्रों की मूवमेंट है उसको एक 70 mm डायमेंशन दिया है, जो मीडिया दिखा रहा है इसलिए मिला। ये बात सही है कि जो एजिटेशन कांग्रेस जो की बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है वो विस्तार में और पार्टिसिपेशन में इससे बड़े हैं, लेकिन उसको छोड़ देते हैं, हम इनकी प्रतिस्पर्धा आपस में नहीं करवाते हैं। हम समझते हैं कि दे शुड जॉइन फोर्सेस और जॉइंटली परस्यू दिस कॉज फॉर रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम, इन टेस्टिंग सिस्टम। और एक इंपॉर्टेंट बात जो राहुल गांधी ने कल कही कि जब जब पेपर लीक होता है उसके चलते जो स्टूडेंट्स को नुकसान उठाना पड़ता है मॉनेटरी, उसकी कॉम्पनसेशन सरकार को देनी चाहिए। गरीब छात्र हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करके पैसा कमाते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने बच्चों के भविष्य में, और जब पेपर लीक हो जाता है तो दोबारा से वो इन्वेस्टमेंट कई बार उनके लिए संभव नहीं होती है। तो एक कॉम्पनसेशन सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। और ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये किसी प्राइवेट संस्था द्वारा नहीं चलाई जानी चाहिए, ये किसी ऐसी संस्था के द्वारा चलाई जानी चाहिए जो कि पढ़े लिखे लोगों की संस्था है, और जिसमें छात्रों की आस्था है, उनके परिवारजनों की आस्था है, और जिसको कि विपक्ष का और सरकार का एंडोर्समेंट है, या कम से कम एक्सेप्टेंस है। 2-3 मुद्दों पर पहल सरकार को करनी चाहिए, और 20 तारीख को जब मिलती है पार्लियामेंट, तो स्पीकर साहब जो कोटा से आते हैं, जो कि कंपटीशन करवाने में जो वहां पर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और वो जो इदारे बने हुए हैं प्राइवेट, उसका एक गढ़ है। स्पीकर साहब को इसमें पहल करके पहला मुद्दा, ये जो टीचर्स जो स्टूडेंट्स एजुकेशन है, जो पेपर लीक का मुद्दा है, जो एजुकेशन रिफॉर्म का मुद्दा है, उसको तरजीह देकर एजेंडा नंबर 1 फॉर डिस्कशन इन पार्लियामेंट वो होना चाहिए। अगर वो सही में ईमानदारी से प्रतिनिधित्व कोटा का करते हैं, क्योंकि कोटा में भी, बेंगलोर में भी मैं समझता हूं कि ये छात्रों की गूंज की एक बड़ा जमावड़ा हो चुका है। जी जी। और कोटा जो है एक ऐसी स्थान है जहां पर ये सारे स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, कंपटीशन के लिए तैयारी करने के लिए। और ये आरोप लगता है कि जो पेपर लीक है उनमें जो ऐसी जो इंस्टीट्यूट्स है उसके कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है। फाइनल डिसीजन विल बी इन द इन्वेस्टिगेशन,
हम किसी पे आरोप नहीं लगाने, लेकिन जो चर्चा है उस पर बातचीत होनी चाहिए, पार्लियामेंट में होनी चाहिए, पब्लिक स्पेसेस में होनी चाहिए, मीडिया पे होनी चाहिए, सोशल मीडिया पे होनी चाहिए, विस्तार से होनी चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप के रूप में नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं कि 20 तारीख को क्या होता है, लेकिन ये अब मुहिम रुकेगी नहीं, ये मुहिम चलेगी जी। और अगर सरकार सख्ती अपनाती है, क्रैकडाउन करती है, तो इट विल बी डूइंग इट एट इट्स ओन रिस्क। ठीक, सहमत हूं मैं आपकी बात से, सहमत। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। हम लोगों ने बहुत अच्छी चर्चा की, इसके जो पेचीदा पहलू हैं उनकी भी चर्चा हुई, और इसमें एक भविष्य के आंदोलन की जो संभावनाएं हैं, जो आपका मानना ये है, और मैं भी चाहता हूं कि ऐसा ही घटित हो कि ये मुहिम सरकार के दमन से रुके नहीं, बल्कि और ज्यादा तीखी बने, और इसकी आवाज दूर तक लोगों के कानों में जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन साथ में मैं ये भी चाहता हूं कि इस मुहिम का कोई एक पक्ष, उसको कोई विशेष प्रोत्साहन प्राप्त हो और उसकी वजह से इस मुहिम के दूसरे पक्ष दब जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। सभी पक्षों को जोड़ के आंदोलन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं, क्योंकि अभी ये प्रश्न चलता रहेगा। शुक्रिया।